राधे राधे साथियों। मैं हिमांशु मित्तल मेरे सभी साथियों का तिलक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी उत्सर्जन तंत्र की जो क्लासें चल रही हैं उसमें हमने 2 क्लासें उत्सर्जन तंत्र की कंप्लीट कर ली हैं और आज की जो क्लास है हमारी थर्ड क्लास होने जा रही है, जिसमें हम नेफ्रॉन के माध्यम से मानव मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि रीट मेन से संबंधित और राजस्थान की होने वाली सभी एग्जाम से संबंधित साइंस आप लोगों को अच्छे से पढ़ने को मिल सके। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, मानव उत्सर्जन के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है और आज हम मूत्र निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में आज हम मानव मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन, आज यूरिन फॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन के माध्यम से यूरिन का किस प्रकार से निर्माण होता है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस चीज को समझना है, क्योंकि एक भी स्टेप यदि आप मिस करोगे तो आपको आगे की स्टेप समझ में नहीं आएगी। इसलिए हर एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलना है। हम हर चीज को डीपली इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए, ये जो क्लासें हैं साइंस की, ये सिर्फ रीट मेंस के लिए नहीं है। आने वाली सभी एग्जाम, रीट, पटवारी, वीडियो और जितनी भी राजस्थान की एग्जाम जिनमें साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए आपके लिए क्लासें बहुत ही कारगर साबित होगी, ऐसा आप विश्वास मान के चलिए। देखिए, मानव मूत्र के निर्माण में 3 प्रोसेस होती है। मानव मूत्र का जो निर्माण है ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है। 3 चरणों। कौन कौन से वो चरण है, ये चीज ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, गुच्छीय परा निस्यंदन, जिसको हम बोलेंगे गुच्छीय परा निस्यंदन। अब देखिए, ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था कि ग्लोमेरुलस क्या होता है। इसलिए आप हर एक क्लास को देखते हुए चल रही है। जो भी साथियों ने ये क्लास नहीं देखी है, पहले वो जाकर इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, लास्ट क्लास को, तब जाकर आप लोगों को आगे की चीजें समझ में आएगी। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। जिसके बाद होगा रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जिसे हम बोल सकते हैं नली की है पुनरावशोषण। और नंबर 3 होगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। नली की है स्त्रावण। ये 3 चरणों में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। वो चरण कौन कौन से हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, गुच्छीय परानिस्यंदन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन नलिकीय पुनरावशोषण और ट्यूबुलर सिक्रेशन नलिकीय स्त्रावण। ये 3 चरण हम लोगों को आज की क्लास में बहुत अच्छे से कंप्लीट करने हैं। तो जो भी साथी इस चीजों को समझ रहे हैं वो लास्ट तक समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाकर आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब देखिए, हम एक एक वन बाय वन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में समझेंगे कि गुच्छीय परा निस्यंदन होता क्या है, ठीक है। देखिए,
ग्लोमेरुलस अल्ट्राफिल्ट्रेशन। जब मैंने आप लोगों को वक्र की संरचना पढ़ाई थी, तब मैंने आप लोगों को नेफ्रॉन की जो संरचना पढ़ाई थी, तब मैंने आप लोगों को इस बात को बहुत अच्छे से बता दिया था कि आप इस संरचनाओं को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही चीज आप लोगों को मानव मूत्र निर्माण की क्रिया विधि समझने में आसानी देगी। तो आज वही चीज है। देखिए, जब हम वोमेन संपुट के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो वोमेन संपुट होता है, ठीक है, ये जो वोमेन संपुट है, इसमें एक होती है इफरेंट आर्ट्रियोल, जिसे हम ये बोलते हैं, ठीक है, इधर की साइड की जो होती है वो होती है इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल जिसे हम बोलते हैं अभिवाही धमनी, ठीक है, और ये होती है एफरेंट आर्टीरियोल। इसे आप बोल सकते हैं अपवाही धमनी। अब देखिए, जो इफरेंट आर्टीरियल होती है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये लाइन बीच में कहीं ना कहीं बोली होगी कि जो इफरेंट आर्टीरियल है, इसका जो साइज है वो एफरेंट आर्टीरियल के साइज की तुलना में बड़ा होता है। इसका जो एरिया है वो बड़ा होता है, इसका एरिया छोटा होता है। अब आप पूछेंगे कि इसका एरिया बड़ा क्यों होता है, इसका एरिया छोटा क्यों होता है? क्योंकि उस चीज को समझिए। देखिए, यहाँ पर होता है गुच्छ, ठीक है, ग्लोमेरुलस कहां पर होता है? यहाँ पर होता है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे गुच्छ बने हुए होते हैं। ब्लड इस जगह से, ठीक है, इस जगह से क्या होगा, ब्लड जाएगा और ब्लड जाकर इस जगह पर जाकर फिल्टर होगा। अब आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि इस जगह पर जब ब्लड जाएगा और इधर से एरिया ज्यादा है और इधर से एरिया क्या है, कम है, ठीक है, इधर से एरिया क्या है, कम है। तो एक चीज समझिए, देखिए, इस चीज को ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, और ये मान लीजिए 3 लेन हाईवे, 1 2 और 3, और ये आगे जाकर 1 लेन हाईवे में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर बहुत सारी क्या है, गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां इधर होके निकलेगी, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस जगह पर, ठीक है, ये ए वाला पार्ट बना दिया मैंने, ये बी बना दिया और ये सी बना दिया, तो कौन से वाले एरिया पर, ठीक है, प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, इस जगह पर। देखिए, यहां पर जब सारी गाड़ियां इस बी वाले एरिया में आएगी ना, तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। ये बात आप समझ रहे होंगे कि इस जगह पर आकर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। उसी प्रकार से ये है, जब यहाँ से बहुत सारा ब्लड, इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया ज्यादा है, तो जब इस जगह पर आता है, बीच में जिस पॉइंट पर आता है, यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आगे का जो भाग है वो क्या है, सकड़ा है। तो इस जगह पर आकर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। जब इस जगह पर आकर प्रेशर क्रिएट होता है, तो प्रेशर के माध्यम से जो ब्लड है वो गुच्छ से, ठीक है, फिल्टर होकर किसमें आ जाता है, वोमेन संपुट में आ जाता है। ये क्या है, वोमेन संपुट। किसमें आ जाता है, वोमेन संपुट में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे कि अपी जो इफरेंट आर्टेरियोल है, इसका साइज एफरेंट आर्टेरियोल की तुलना में बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इस जगह पर आकर गुच्छ के माध्यम से ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा, ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इस जगह आकर क्या हो जाएगा, ब्लड फिल्टर हो जाएगा और इसके माध्यम से निकल जाएगा। अब ब्लड के अंदर फिल्टर होता क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो ब्लड के अंदर से निकल कर और इसके अंदर आ जाती है? ठीक है, इस चीज को हम समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो वोमेन संपुट होता है,
इसमें एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं हम निस्यंदन झिल्ली। कौन सी होती है? जो ये गुच्छ होता है ना, ये फिल्टर है, कोई जाली है, तो उसमें उसको बोलते हैं हम निस्यंदन झिल्ली। क्या बोलते हैं? निस्यंदन झिल्ली। और निस्यंदन झिल्ली के माध्यम से ही ब्लड क्या हो रहा है? फिल्टर हो रहा है। अब ये निस्यंदन झिल्ली होती क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में देखेंगे कि निस्यंदन झिल्ली कैसी होती है। निस्यंदन झिल्ली में 3 प्रकार की परतें होती हैं। ठीक है, निस्यंदन झिल्ली में कितने प्रकार की परतें होती हैं? 3 प्रकार की क्या होती हैं? परतें होती हैं। देखिए, जो निस्यंदन झिल्ली में ये वाली जो झिल्ली होती है, ठीक है, जो फर्स्ट में जो झिल्ली होगी, यहाँ पर ये क्या होगा? ब्लड का एरिया होगा। ठीक है, यहाँ पर जो एफरेंट आर्टरियोल है वो धमनी आएगी, धमनी आकर प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये जो झिल्ली होती है, इसको हम बोलते हैं इपिथेलियम। ठीक है, ये जो झिल्ली होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। इपिथेलियम नहीं, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम कौन सी झिल्ली होती है? एंडोथीलियम। इसके पश्चात जो झिल्ली होती है, ठीक है, इसमें यहां पर बने होते हैं पोडोसाइट्स। इस प्रकार से पोडोसाइट्स बने हुए होते हैं। पोडोसाइट्स का मतलब होता है, इनको बोलते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स, ठीक है। पोडोसाइट्स का मतलब होता है पोडोसाइट्स। पोडो का मतलब होता है पैर, और साइट्स का मतलब कोशिका। ऐसी कोशिका जिसमें पाद रूपी किस क्या हो? कोशिका हो, पाद जैसी दिखती है, जिसमें क्या हो? पैर, पैर से बने हुए हो। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। और ये जो होता है ना, ये होता है आधारीय झिल्ली। आधारीय झिल्ली। इस प्रकार 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है एंडोथीलियम, दूसरी होती है आधारीय झिल्ली, तीसरी होते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, अब जो ये पोडोसाइट्स हैं, इनमें यहां पर क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं निस्यंदन रंध्र। ठीक है, फिल्ट्रेशन पोर्स, फिल्ट्रेशन पोर्स, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन पोर्स। अब यहां से जो ब्लड होगा, यहां से जो ब्लड होगा वो कहां आएगा? वोमेन संपुट में। कहां पर आएगा? वोमेन संपुट में। तीनों झिल्लियों को क्रॉस करके ब्लड कहां पर आएगा? वोमेन संपुट के अंदर आएगा। किसमें आएगा? वोमेन संपुट के अंदर आएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए। ये तीनों लेयर का आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। एंडोथीलियम, आधारीय झिल्ली, पोडोसाइट्स। 3 लेयर होती हैं वोमेन संपुट में, जिसके माध्यम से रक्त छनकर किसमें आता है? वोमेन संपुट के अंदर आता है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। इस डायग्राम को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि आपको ये चीज अच्छे से पता हो कि जो ब्लड है वो धमनी के माध्यम से किस झिल्ली के द्वारा छन करके वोमेन संपुट के अंदर प्रवेश करता है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो ब्लड है, लगभग प्रति मिनट, 1 मिनट के अंदर वक्र के द्वारा, किडनी के द्वारा लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड का क्या किया जाता है? फिल्ट्रेशन किया जाता है। अब इस चीज को समझने से पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये झिल्ली के माध्यम से ब्लड क्या हो रहा है? फिल्टर हो रहा है।
लेकिन फिल्टर हो क्या रहा है, निस्यंदन हो किसका रहा है, ठीक है, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट हो क्या रहा है, प्लाज्मा, प्लाज्मा में से, और क्या निकल रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है। तो निस्यंदन जो होगा वो ओनली किसका होगा, प्लाज्मा प्रोटीन का। जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो क्या हो रही है, इसके अंदर से फिल्टर हो रही है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, और जो इसके जो छेद है जिसमें एंडोथीलियम है, पोडोसाइट्स है, ठीक है, आधारीय झिल्ली है, इनके इतने छोटे छेद होते हैं कि इसमें से ना तो आरबीसी के कण प्रवेश कर पाते हैं और ना ही प्लाज्मा प्रोटीन के कण है वो प्रवेश कर पाते हैं, ठीक है। और आधारीय झिल्ली पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण भी ये प्लाज्मा जो प्रोटीन है वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करती है, इस वजह से भी ये दोनों चीजें प्रवेश नहीं करती है, और प्लाज्मा में से क्या निकल जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन। लगभग 99% जो प्लाज्मा है, ठीक है, उसका ही फिल्ट्रेशन होता है हमारे ब्लड में, 99% जो प्लाज्मा है उसका फिल्टर होता है। अब हमारे ब्लड में देखिए दो ही चीजें होती हैं, इस चीज को भी आप समझ लीजिए कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, ठीक है। तो हमारे ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है प्लाज्मा, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसका हिस्सा होता है लगभग 55%, ये होता है 45%, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाएंगी, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब जो 55% जो प्लाज्मा है उसमें 90 से और 95% क्या है, 90 से 95% क्या है, प्लाज्मा है, सॉरी 90 से 95% क्या, वाटर है, और 6 से 8% क्या है, 90 से 95% तो क्या है, वाटर है, और 6 से 8% के समथिंग लगभग प्लाज्मा प्रोटीन होती है, क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, और H+ आयन है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन 90 से 95% हिस्सा किसका रहता है, वाटर का रहता है, और लगभग 6 से 8% क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। और ये प्लाज्मा प्रोटीन ही क्या हो रही है, फिल्टर हो रही है, ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो सिर्फ ओनली क्या जा रहा है, प्लाज्मा फिल्टर होके जा रहा है। अब ये प्लाज्मा आगे क्या क्या करता है, ठीक है, इसमें से क्या क्या चीजें और भी फिल्टर होती है, इस चीज को हम आगे देखेंगे, और इनमें किस चीज का अब्जॉर्प्शन होता है वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन हमारे वक्र के द्वारा लगभग 1 मिनट में 1100 से 1200 ml, ठीक है, इस लाइन को आप नोट करके लिख लीजिए, ये चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है। वक्र के द्वारा, वक्र के द्वारा, ठीक है, प्रति मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। लगभग 1100 से 1200 ml क्या हो रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है। अब 1100 से 1200 ml जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, ठीक है, ये हमारे हृदय के द्वारा छोड़े गए ब्लड का लगभग 1/5वां भाग है, क्योंकि हमारा ब्लड 1 मिनट के अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है, बॉडी में जो ब्लड होता है, बॉडी में ब्लड ये लगभग होता है 5 से 6 लीटर, ठीक है, 5 से 6 लीटर। यदि मैं मान के चलूँ कि 6 लीटर है, ठीक है, तो यदि 6 लीटर है तो ये 6000 ml हो गया, और लगभग यदि हम 5वां हिस्से की बात कर रहे हैं तो कितना आ गया, 1200 ml, कितना आ गया, 1200 ml। इसका मतलब यह है, ठीक है, जो 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है ना, ठीक है, यह है हृदय द्वारा निकास ब्लड का 1/5वां भाग है, क्या है, 1/5वां भाग है। मतलब लगभग 1/5वां भाग हमारे ब्लड का क्या हो रहा है, किडनी के द्वारा फिल्टर हो रहा है पर मिनट, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, एनसीईआरटी की लिखी हुई लाइन है कि यह हृदय के द्वारा निकास ब्लड का कितना भाग है, 1/5वां भाग है। क्या पता आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए, इसलिए इस चीज को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट है, ठीक है, वो होती है लगभग 120 ml पर मिनट,
कितनी होती है ग्लोमेरुलस हमारी फिल्ट्रेशन जो रेट है, ठीक है, गुच्छीय निस्यंदन दर, जिसे हम बोल सकते हैं गुच्छीय निस्यंदन दर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम बोल सकते हैं GFR, ठीक है। तो हमारी जो GFR है वो कितनी होगी, 120 ml पर मिनट, कितनी होगी, 120 ml पर मिनट। अब यदि हमारी जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, इसका मतलब गुच्छीय निस्यंदन दर, गुच्छ के माध्यम से 120 ml पर मिनट क्या हो रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है। तो गुच्छीय निस्यंदन 120 ml पर मिनट है, तो इसका यदि हम पर डे के हिसाब से काउंट करें, 120 गुणा 60 और गुणा 24, ठीक है। तो एक घंटे के अंदर आ गई, और 24 घंटे के अंदर कितनी होगी, तो ये देखेंगे आप, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, वो है 125, कितनी है, 125, ये 120 नहीं है, 125 है, ठीक है। ये हमारी 125, तो ये कितने हो गए, 750 मल्टीप्लाई 24, तो ये आ गया 180, ठीक है। हाँ, ये कितना आ गया, ml, ये ml में है, तो ये भी क्या आ गया, ml में आ गया। मतलब लगभग 1,80,000 हमारी क्या होगी, ये ml फिल्ट्रेशन रेट हो गई, ठीक है, पर डे की। ये हो गया पर डे की यदि मैं बात करूं, और यदि हम इसको लीटर में बदलेंगे तो ये हो गया 180 लीटर पर डे। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारी जो गुच्छीय निस्यंदन दर है वो पर डे की कितनी है, 180 लीटर पर डे। तो इस चीज को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हमारी जो गुच्छीय निस्यंदन दर है, इसके माध्यम से 1 मिनट के अंदर कितना हो रहा है, पर मिनट 125 ml हो रहा है। और यदि हम पर डे का यदि निकालें तो 180 लीटर पर डे हमारा जो ब्लड है, ठीक है, 180 लीटर हमारा जो ब्लड है वो किडनी के माध्यम से क्या हो रहा है, फिल्टर होता है। एक दिन के अंदर 180 लीटर प्लाज्मा को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कि ग्लोमेरुलस के माध्यम से ब्लड है वो फिल्टर होकर किसके अंदर आ रहा है, वोमेन संपुटी में आ रहा है। सिर्फ इतना ही देखना था। और उसमें 3 आधारीय झिल्ली होती है, एंडोथेलियम आधारीय झिल्ली और पोडोसाइट्स, ठीक है, जिसके माध्यम से। और हमारी जो GFR है वो है 125 ml पर डे, ठीक है, सॉरी पर मिनट। और यदि हम पर डे की बात करें तो 180 लीटर पर डे। 4-5 पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सेकेंड यदि मैं बात करूं तो रीअब्जॉर्प्शन की, रीअब्जॉर्प्शन। अब हमारा जो ब्लड है उसमें से हमने प्लाज्मा को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। प्लाज्मा प्रोटीन तो बाहर ही रह गए, और प्लाज्मा को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। अब प्लाज्मा के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि प्लाज्मा में ओनली सिर्फ वाटर ही नहीं है, प्लाज्मा में और क्या क्या चीज होती है। प्लाज्मा होता है, ठीक है, सॉरी वाटर होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, H+ आयन होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो इन सारी चीजों को हमने प्लाज्मा को क्या कर दिया, प्लाज्मा को निकाल दिया। प्लाज्मा को आगे जाके क्या करना है, प्लाज्मा में से सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर किया है, आगे जाके प्लाज्मा का रीअब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, वरना पूरा जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, ये तो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो अभी अब क्या किसकी जरूरत है, हमें रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत है। और जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पूरा किस में होता है, नलिकी भाग में होता है। अभी तक तो बोमेन संपुट में आया, बोमेन संपुट से किस में जाएगा, पीसीटी में, पीसीटी से सिर्फ हेनले लूप में, हेनले लूप से डीसीटी में, और डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में। ये सारा जो प्रोसेस है, हम वर्कराणु की जब संरचना पढ़ी थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि बोमेन संपुट से जो डायग्राम है वो किसमें आया, पीसीटी में आई, पीसीटी से हेनले लूप, हेनले लूप से डीसीटी, और डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और देखिए जितना भी ब्लड होता है, ठीक है, जिसमें प्लाज्मा होता है, उसमें से लगभग 99% जो भाग है, ठीक है, का क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। 99% भाग का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, ठीक है। 1% ही होता है जिसके अंदर हमारा टॉयलेट बनता है, और उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है।
अब ये अवशोषण होता कहाँ है? ये अवशोषण होता है, ठीक है, पीसीटी। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है, ट्यूबुल, ठीक है, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, और डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में अवशोषण होता है, ठीक है। टीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? अवशोषण होता है। लेकिन यदि मैं मैक्सिमम अवशोषण की बात करूं, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यदि मैक्सिमम अवशोषण की बात करूं तो वो होगा पीसीटी भाग में, पीसीटी भाग में, जिसको आप बोल सकते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा वो किसमें होगा? पीसीटी भाग में होगा, ठीक है। जिसके बाद यदि मैं मिनिमम बात करूं तो मिनिमम एब्जॉर्प्शन वो होगा हेनले लूप में, ठीक है, किसमें होगा? हेनले लूप में, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट और हेनले लूप, ठीक है। इसमें हेनले लूप भी आप ऐड कर लेना। हेनले लूप में क्या होता है? अवशोषण होता है। अब मैक्सिमम अवशोषण होता है वो होता है पीसीटी में। इसलिए जो हमारी जितनी भी जरूरत की चीजें, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, ठीक है, और जितने भी हमारे जो खनिज लवण है वगैरह है, तो वो सब किसमें अवशोषित हो जाते हैं? पीसीटी भाग में अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डीसीटी भाग। डीसीटी भाग में सिर्फ ओनली जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। फिर जिसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में ओनली ऑन जल का अवशोषण, किसका होता है? जल का अवशोषण होता है, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, पीसीटी भाग में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स का क्या होता है? अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। और ये अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल मतलब कैसे? ये अवशोषण होगा ही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन डीसीटी भाग में, डीसीटी भाग में ये क्या है? अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल। डीसीटी भाग में जल व खनिज लवण का, खनिज लवण का क्या होता है? अवशोषण होता है। ये कंडीशनल है। आप ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा अवशोषण की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो पानी क्या होगा? टॉयलेट के साथ बाहर निकल जाएगा। और यदि आप कम पानी पी रहे हो तो अवशोषण करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि आपकी बॉडी में जल की मात्रा क्या ना हो? कम ना हो। तो ये डीसीटी भाग में होता है। कौन से भाग में? डीसीटी भाग में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कलेक्टिंग डक्ट, सीडी, ठीक है, मैं अब इसको सीडी लिख रहा हूं। तो कलेक्टिंग डक्ट, जिसको आप बोल सकते हैं संग्रह नलिका। कलेक्टिंग डक्ट में ओनली जल का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। ओनली किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण होता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हैं वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं कि सबसे ज्यादा जो अवशोषण किस भाग में होता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा अवशोषित किस भाग के अंदर होता है। तो पीसीटी भाग के अंदर सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। मिनिमम अवशोषण किस भाग के अंदर होता है? तो मिनिमम अवशोषण होता है वो हेनले लूप के अंदर होता है। तो डीसीटी भाग में जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है, और कलेक्टिंग डक्ट में ओनली जल का अवशोषण होता है। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जल का अवशोषण हो गया, लेकिन मान लीजिए कि जल का अवशोषण पुनः करने की जरूरत है। जैसे आपने पानी पिया ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी आप पानी नहीं पी रहे हो,
और आपने आपको प्यास लग रही, पानी नहीं पी रहे हो, तो आपने यहाँ पे जल का अवशोषण कर लिया, फिर कलेक्टिंग डक्ट में भी वापस से जल का अवशोषण हो जाता है। इसलिए मैंने ये लिखा है कि कलेक्टिंग डक्ट में भी जाकर वापस से क्या हो जाता है, जल का अवशोषण हो जाता है। यदि आप बिल्कुल ही पानी नहीं पी रहे हो तो फिर उससे भी क्या कहते हैं, जो पानी का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट थर्ड जो स्टेप है वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन। थर्ड क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है। अब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं जो अधिक मात्रा में होती हैं, ठीक है, और उनको बाहर निकालना आवश्यक है। जैसे H+ है, NH3 है, अमोनिया यदि हमारे शरीर के अंदर ज्यादा है, ठीक है, यदि हाइड्रोजन आयन है वो हमारे शरीर के अंदर ज्यादा है, सोडियम पोटेशियम हमारे शरीर के अंदर यदि ज्यादा है, तो उन चीजों को बाहर निकालना भी आवश्यक है, क्योंकि पीएच बैलेंस जरूरी है। पीएच का बैलेंस होना जरूरी है, अमीनो एसिड्स का बैलेंस होना जरूरी है। इसलिए यदि अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में उपस्थित H+, NH3, K+ हो तो उनका पीसीटी, डीसीटी एवं संग्रह नलिका के द्वारा पेरिट्यूबुलर पेरिट्यूबुलर कोशिकाओं द्वारा क्या हो जाता है, निष्कासन। ठीक है, पेरिट्यूबुलर कोशिकाओं से निस्यंदन में क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। अब पेरिट्यूबुलर कोशिकाएं, जब मैंने आप लोगों को नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाई थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि पेरिट्यूबुलर कोशिकाएं किस प्रकार से उपस्थित होती हैं, जो एफरेंट आर्टेरियोल से स्टार्ट होकर और पूरे पीसीटी डीसीटी भाग में, ठीक है, हेनले लूप के चारों तरफ इकट्ठी होती है, और जो टर्न आता है उसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं। और इस प्रकार से क्या होती है, पेरिट्यूबुलर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनके माध्यम से निस्यंदन के द्वारा, ठीक है, इसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेरिट्यूबुलर कोशिकाओं से निस्यंदन निस्यंदन द्वारा निष्कासन होता है। निस्यंदन द्वारा क्या होता है, निष्कासन होता है। ठीक है, इसके अंदर निस्यंदन द्वारा क्या जाता है, निष्कासन हो जाता है। ये क्या होता है, फिल्टर हो जाते हैं। H+ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, अधिक H+ होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, अमोनिया ज्यादा होगा तो वो भी बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से पेरिट्यूबुलर कोशिकाओं के द्वारा इनका क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये भी सब वापस किस में आ जाते हैं, वापस मूत्र में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है, और मूत्र में एब्जॉर्प्शन होता है। निर्माण ही नहीं होता, निर्माण इसी तरीके से होता है कि एब्जॉर्प्शन किस किस चीज को एब्जॉर्ब करना है। हमने देखा कि हमारा जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस के माध्यम से, ठीक है, ग्लोमेरुलस के माध्यम से फिल्टर हुआ, 3 झिल्लियों के द्वारा फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद उसका उसमें क्या हुआ, अवशोषण हुआ, और अवशोषण होने के बाद सिक्रेशन भी हुआ। तो ये सारी चीजें ब्लड के द्वारा ब्लड में उपस्थित अशुद्धियों को इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का मूत्र निर्माण, कि मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, कि मूत्र निर्माण में क्या क्या चीजें थी जो आज हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस की। और मुझे लगता है कि आप लोगों को मैं इस चीज को अच्छे से समझा भी पाया हूँ कि किस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है। अब एक चीज और हमारी बच गई है, वो है हेनले लूप। हेनले लूप, देखिए हेनले लूप से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, क्योंकि इसके बारे में आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही कम है। और हेनले लूप के बारे में आपको बताया कि ये हेनले लूप है, वो जो बलकुट भाग है, नेफ्रॉन के 2 भाग बताए थे, एक तो कॉर्टेक्स भाग और एक जक्स्टा मेडुलरी,
ठीक है, नेफ्रॉन। तो जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होते हैं, जो सॉरी मेडुला भाग होता है, उसके अंदर ये नेफ्रॉन क्या होते हैं, लंबे होते हैं, और जो कॉर्टेक्स भाग होता है उसके अंदर नेफ्रॉन, ये हेनले लूप क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। और मेडुला भाग के अंदर हेनले लूप क्या होते हैं, इनका साइज लंबा होता है। अब हेनले लूप करता क्या है? हेनले लूप होता है, हेनले लूप की जो लंबाई है, हेनले लूप की लंबाई ये समानुपाती होगी सांद्र मूत्र के, सांद्र मूत्र के। मतलब इसका मतलब क्या है कि यदि हेनले लूप की लंबाई जितनी अधिक होगी, मूत्र बेसाई क्या होगा, सांद्र होगा। कैसा होगा? सांद्र होगा, ठीक है। सांद्र मतलब गाढ़ा होगा। अब देखिए, जब हम हेनले लूप पढ़ रहे थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ इस तरीके का हेनले लूप होता है, ठीक है। ये हेनले लूप हो गया, जिसमें एक भुजा, ये वाली जो भुजा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग भुजा, और इस वाली भुजा को हम बोलते हैं असेंडिंग भुजा। अब जो डिसेंडिंग भुजा रहती है वो वाटर के लिए, ठीक है, ये जल के लिए पारगम्य, ठीक है। और ये वाली भुजा है वो NaCl के लिए पारगम्य। ये वाली भुजा है वो किसके लिए पारगम्य है? NaCl के लिए। यदि डिसेंडिंग भुजा जल के लिए पारगम्य है, इसका मतलब जब रक्त वो सॉरी मूत्र होगा, वो यहां पर क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांद्र हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्या होगा, इधर से बाहर निकल जाएगा। तो जल क्या होगा, सांद्र, वो सॉरी रक्त मूत्र क्या होगा, सांद्र होगा। और ये असेंडिंग जो भुजा है वो किसके लिए पारगम्य है? NaCl के लिए पारगम्य है। तो मूत्र क्या हो जाएगा, धनु हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हेनले लूप की जो लंबाई है वो समानुपाती होती है सांद्र मूत्र के लिए। यदि हेनले लूप जितना अधिक लंबा होगा उतना ही मूत्र कैसा होगा, सांद्र होगा। और ये जल के लिए पारगम्य होती है डिसेंडिंग भुजा, और ये NaCl के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। इसका मतलब जब डिसेंडिंग भुजा होगी तो सिर्फ ओनली क्या होगा, वाटर बाहर होगा, ठीक है। जो वाटर के अंदर जो भी चीजें वो क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। और NaCl क्या होगा, इधर से बाहर होगा। यदि NaCl की मात्रा ज्यादा होगी तो वो किधर बाहर होंगे, असेंडिंग भुजा में क्या होंगे, NaCl बाहर होगा। तो ये दोनों चीजें हैं वो भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि हेनले लूप की लंबाई वो क्या होती है, समानुपाती होती है किसके, सांद्र मूत्र के। और डिसेंडिंग भुजा है वो जल के लिए पारगम्य होती है, ठीक है। इस और असेंडिंग जो भुजा है वो NaCl के लिए पारगम्य होती है। इसका मतलब जब भी ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड में जो प्लाज्मा है वो यदि इधर आएगा तो इधर से यदि जल की मात्रा ज्यादा है, जल का क्या होगा, निस्यंदन होगा। तो जल का यदि निस्यंदन होगा तो मूत्र कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और यदि इधर आएगा, ठीक है, तो NaCl होगा, NaCl होगा तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ये बात समझ में? तो ये दोनों चीज आप लोगों को क्या करनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आज की जो क्लास थी उसमें हमने मूत्र का किस प्रकार से निर्माण होता है इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज मैं अच्छे से समझा भी पाऊंगा कि किस प्रकार से आप लोगों को मूत्र का निर्माण पढ़ना है। हमने एक एक चीज को वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप उस चीज को समझने की कोशिश की है, और आशा करता हूं कि आप उस चीज को अच्छे से समझ भी पाए होंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारी उत्सर्जन तंत्र की अंतिम क्लास होगी, उस क्लास के अंदर हम किडनी को ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके माध्यम से उसको नियंत्रित किया जाता है, अन्य उत्सर्जी अंग हमारे कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और किस प्रकार से हार्मोन के माध्यम से पूरा ये जो सिस्टम है उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आप देखना ना भूलें, काफी अच्छी क्लास होने वाली है जिसके अंदर, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेंगे। जिसके पश्चात हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोगों को हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी चीज आपकी छूटे ना। तो इन चीजों को हम एक बार बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ताकि एक भी सिंगल क्वेश्चन जब आप एग्जाम में जाए तब आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो हर चीज को बिल्कुल साथियों बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, और कभी अपना हौसला, कभी अपनी उम्मीद को खोना नहीं है।
क्योंकि बार बार प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलती है। क्योंकि कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात की तो सल पर पड़त निशान। बार बार यदि अभ्यास किया जाए तभी जाकर आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एक जो रस्सी होती है ना कोमल, वो बार बार पत्थर पर घिसती है तो वो पत्थर में भी छेद कर देती है। तो हम तो इंसान है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इस चीज को, इसी विश्वास को और इसी उम्मीद को बनाए रखने, अपने अंदर रखना है, तभी जाकर आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। और अपनी पढ़ाई को इस तरीके से करनी है कि कोई भी चीज आपकी छूटे ना, हर एक चीज को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए अपना और अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।